गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये है लेक्चर 04। लेक्चर 03 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे रिलेशंस के ऊपर, और क्योंकि एक घंटे में कुछ 3 या 4 क्वेश्चन हो पाए थे, काफ़ी लंबे क्वेश्चन से, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट हमने वहाँ पर किया था, और इस लेक्चर्स में भी हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेशंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल रिलेशंस होते हैं, एम्प्टी रिलेशंस होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस के टाइप्स थे। बेसिकली 3 होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और जो तीनों होते हैं उनको हम इक्विवेलेंस कहते हैं। तो वही हम चेक करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ 8 या 10 क्वेश्चंस आज करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा फिर से कि 1 घंटे के ऊपर लेक्चर ना बने। बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि मैंने आपको 35-40 क्वेश्चन करा दिए रिलेशंस के ऊपर, मैं फंक्शन स्टार्ट नहीं करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली फंक्शंस लेक्चर 06 या फिर 07 से स्टार्ट होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आपकी स्क्रीन पे होगा, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाई द सेट ऑफ ऑल a, b सच दैट a इज इक्वल्स टू b - 2 वेयर b इज ग्रेटर देन 6। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो b है, यानी कि 4 है, a, b जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेड का, वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। और b और a में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप रिलेशन को ढंग से पढ़ेंगे तो a इज इक्वल्स टू b - 2 है। तो आप देखें 8 - 3 5, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। 7 - 8 यानी कि -1, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। सी की बात करें 8 - 6 इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चाहो तो मैनुअली बोर्ड पे भी देख लो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऑप्शन की बात करें 6,8, तो भाई आप देखिए क्या 6,8 आर में लाई करेगा। यस, इट विल बिलोंग टू आर। वाई? बिकॉज 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए आपका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई गेस बी है, सी है ऑप्शन नंबर सी। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी स्क्रीन पे होगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज द सेट ऑफ ऑल a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो तीनों ही नहीं है, और ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं भाई, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है रिलेशन द आर इज द सेट ऑफ ऑल a, b सच दैट a is less than equals to b square which is defined in the set of real numbers। हमें बताना है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस करवाने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। बिल्कुल नोट कर लेना स्टेटमेंट को, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है और दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरी मैथमेटिक्स का रूल है। जब भी आपको कोई बात सही प्रूव करनी होती है तो वो सबके लिए सही होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई थ्योरम गलत प्रूव करनी है तो वो अगर किसी एक के लिए भी गलत प्रूव हो गई ना, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। मतलब अगर आपको सब सही करना है तो सब कुछ या सबके लिए सही होना चाहिए, और अगर आप किसी एक के लिए भी गलती कर जाते हो तो आप परफेक्ट नहीं हो। तो एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन का पार्ट नहीं तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये नोट कर लेना अच्छे से। इन ऑर्डर टू prove a result, comma, we must prove it in generality। generality का मतलब जनरली सबके लिए ट्रू होना चाहिए। and in order to disprove a result। डिसप्रूव करने का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी को गलत प्रूव करना है, किसी थ्योरम को। disprove a result, we can just provide one example, comma, where the condition is false, full stop। it is important to pick up the examples suitably। मैंने ये लिखवाया कि अगर आपको किसी रिजल्ट को सही प्रूफ करना है तो आपको उसको जनरली सबके लिए सही प्रूफ करना होगा, और अगर गलत प्रूफ करना है तो कोई एक एग्जांपल ऐसा दे दो जिसके लिए वो होल्ड नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ को सही प्रूफ करना है तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हो, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने में अगर आपका रिलेशन होल्ड कर जाता है तो वो सबके लिए ट्रू है, क्योंकि आपका कांस्टेंट आर्बिट्रेरी था, जनरल था। लेकिन गलत प्रूफ करना है ना तो चुन चुन के एग्जांपल लेने पड़ेंगे, इसलिए लाइन लिखवाई, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पिक अप द एग्जांपल सूटेबली। क्योंकि अगर आपने गलत एग्जांपल प्रूफ करा और वो होल्ड कर रहा है
तुमने गलत कहाँ प्रूव करा भाई? आपको अगर किसी सरकार की अगर आपको कोई नीति गलत साबित करनी है तो आप एग्जाम्पल वहाँ से उठाते हो कि देखो इसके साथ बुरा हो गया, डिमोनेटाइजेशन देखो इसने आत्महत्या कर ली, तो आप नेगेटिव केस लेके आओगे, आप दिखाओगे कि आपकी चीज़ का गलत असर भी पड़ रहा है। लेकिन अगर वो आपकी पॉलिसी अच्छी है तो सबके लिए अच्छी होनी चाहिए, और अगर किसी एक के लिए भी प्रूव नहीं है तो आप उसको सबके लिए अच्छा नहीं कह सकते। वही प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है। तो एग्जाम्पल्स चूज़ करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है, क्वेश्चन खुद कह रहा है ये दिखाओ। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अगेन अपन इसमें वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला काम नहीं करेंगे, एग्जांपल लेके ये देखेंगे। अब आप बोलोगे सर हर नंबर खुद के स्क्वायर से या तो बराबर होगा या छोटा ही होगा। मैंने कहा नहीं, ये बात फ्रैक्शंस में अप्लाई नहीं होती। 1,2 या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो we know that 1,2 is less than या फिर यूँ कहूँ is greater than 1/4 implies that 1/2 is greater than 1/2 का होल स्क्वायर। और तुम्हें तो क्या प्रूफ करना था? छोटा। तो तुमने एक एग्जांपल उठा के लेके आ गई, क्योंकि 1/2 भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर के सेट में एक एग्जांपल ऐसा है जिसका जो अपने स्क्वायर से बड़ा है, which implies that 1,2, 1,2 does not belongs to R, which implies that R is not reflexive। भाई दिमाग की बत्ती नहीं जली है, नहीं जली। 1/2 होता है 0.5 और ये होता है 0.25, तो आधा 1/4 से बड़ा होता है ना बेटा। सिमेट्री चेक करें तो एग्जांपल चुन चुन के लेना। सिमेट्री तो बड़ी आसानी से चेक हो जाएगी। क्लियरली 1 is less than equal to 2 का स्क्वायर, लेस देन टू 2 का स्क्वायर, बट 2 इज़ नॉट लेस देन टू 1 का स्क्वायर। भाई 1 तो 2 के स्क्वायर से छोटा है, बट क्या 2 भी 1 के स्क्वायर से छोटा है? इम्प्लाइज दैट 1,2 तो जो है R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये छोटा नहीं है तो जो 2,1 है वो R में बिलोंग नहीं कर रहा। और सिमेट्री क्या कहती है कि अगर A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। नहीं हो रहा, आपने एग्जाम्पल ऐसा चूज़ करा है, विच इम्प्लाइज दैट R is not symmetric। अब ये इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, अभी जब मैंने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाया होगा, तो अपनी राइटिंग में क्वेश्चंस लिखता हूँ तो मैंने इसमें एक स्टार लगा रखा था, तो तुम्हें समझ में आया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस दिखी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से। इसकी जो ट्रांजिटिविटी अपन चेक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तुम्हें क्या एग्जांपल लेना बहुत सोच के लेना पड़ेगा। इसमें तो फिर भी ले लोगे, अभी यही क्वेश्चन क्यूब में भी आएगा NCERT में ही। तो क्यूब में भी तुम्हें जो ट्रांजिटिव का एग्जांपल है, वो मैंने बताया ना, तुम्हें एग्जांपल ऐसा चूज़ करना है कि ट्रांजिटिव ना हो। ज़्यादातर एग्जांपल्स में ट्रांजिटिव होगा, तो हमें ऐसा चूज़ करना है जिसमें ना हो। तो देखो ना, ये याद रखना एग्जाम्पल्स। लेट 4, -3 बिलोंग्स टू R एंड -3, 1 बिलोंग्स टू R। कूल। क्यों भाई? 4 छोटा होता है ना -3 के स्क्वायर से, एंड -3 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से। -3 का स्क्वायर 9, 4 छोटा है तो ये R में बिलोंग करेगा। 1 का स्क्वायर 1, और ये नेगेटिव नंबर है -3, तो 1 से तो छोटा ही होगा, ये भी बिलोंग करता है। लेकिन यानी कि बट 4 इज़ ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, तो आपको क्या दिखाना है? 4, -3 रिलेशन में है, -3, 1 रिलेशन में है, तो 4, 1 भी रिलेशन में, जो कि नहीं हो रहा क्योंकि 4 तो बड़ा होता है। तो हमने एग्जांपल ऐसा चूज़ करा था, विच इम्प्लाइज दैट 4, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आप लास्ट में फिर एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट R इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ये एग्जाम्पल की जो चॉइस है ये याद रखना। क्यूब वाले क्वेश्चन में फिर मैंने स्टार लगा रखा है, वो स्टार इसी वजह से होता है ताकि आपकी एग्जाम्पल की चॉइस सही हो। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को जल्दी से पॉज करें, नोट कर लें, और आई होप नोट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर सेज, ये आपके NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज द सेट ऑफ ऑल A, B सच दैट B इज इक्वल्स टू A + 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, या फिर यूँ पूछ रहा है, वो चेक करने के लिए कह रहा है कि है या नहीं। तो आपने एक वर्ड पढ़ा है चेक, तो चेक से समझ जाना चाहिए आपको कि वो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या
नहीं। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि जो बी है वो a+1 होना चाहिए और इस सेट पे डिफाइंड है। तो चेक करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो मैंने कहा भैया देखो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं सबसे पहले, और आपको दिख ही रहा होगा रिफ्लेक्सिविटी के केस में। तो एक एग्जाम्पल कि क्लियरली 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R एज 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1+1। अगर मैं 1,1 रखता हूँ तो क्या 1+1 के बराबर होगा? सर 2 को भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, विच इम्प्लाइज दैट R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई 1 इसी सेट में से लिया है, इस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, वैसे ही 6 का 6 के साथ सब तक होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव बोलोगे। 6 तो एलिमेंट है, 1 का 1 के साथ नहीं हो रहा। भाई 2 का भी 2 के साथ नहीं हो रहा है, अभी देख लो ना, 2+1 कभी 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें, सर सिमेट्री भी सीधे सीधे तौर पे आपको दिख रही है। क्लियरली ध्यान से देखना, 1,2 बिलोंग्स टू R, क्लियरली 1,2 बिलोंग्स टू R एज 2 इज इक्वल्स टू 1+1। B है जो आपका वो a+1 के बराबर है तो बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R एज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2+1। समझ में आया? तो 1,2 belongs to R is not implying that 2,1 also belongs to R, which further implies that R is not symmetric। ठीक है ना बेटा। ट्रांजिटिविटी की बात करें, आई होप ये तो सिंपल होगा ट्रांजिटिव। तो भाई ध्यान से समझना सीधा तौर पर ट्रांजिटिव की चलो बात कर लेते हैं ऐसे ही। लेट a, b belongs to R and b, c, चलो जनरल रहने दो, ऐसे एग्जाम्पल से समझा देते हैं। लेट 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,3 बिलोंग्स टू R। कूल। तो 2 इज इक्वल्स टू 1+1 है एंड 3 इज इक्वल्स टू 2+1। रिलेशन के अकॉर्डिंग जो B है वो a+1 होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R एज 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1+1। भाई 1 का 2 के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, 2 का 3 के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो 1 का भी 3 के साथ होना चाहिए, पर 1 का 3 के साथ नहीं हो रहा क्योंकि जो 3 है वो 1+1 के बराबर नहीं है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो अगेन ये चेक करने के लिए कहा था, पहले वाले क्वेश्चन में बोल ही दिया था, क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि अब आपने चेक करे तो लिखो देयरफॉर by checking reflexivity, symmetry and transitivity, it can be concluded that the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो जल्दी से बोर्ड पे देखो, बोर्ड दिखने लग गया होगा। तो मैंने आपको रिलेशन दे रखा है। रिलेशन किसके ऊपर है? रिलेशन रियल नंबर्स के ऊपर। हमें ये चेक करना है कि भाई ये चेक नहीं बताना है कि सिमेट्रिक भी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सर सीधे तौर पे दिख भी रहा है, ये देखते हैं अपन। सर रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। लेट a बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, लेट a बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। जैसा कि वहाँ बताया था, जब प्रूव करना है तो जनरल में प्रूव करो। हम इसको सही प्रूव करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो हम जनरल में प्रूव कर रहे हैं। हमने कोई भी जनरल आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कोई भी जनरल रैंडम रियल नंबर ले लिया। अगर ये रैंडम रियल नंबर के लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू है। देन क्लियरली a इज लेस देन इक्वल्स टू a, विच इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू R for all रियल नंबर्स a। वैसे ये सी बात है, कोई भी रियल नंबर या तो खुद के बराबर होगा या खुद से छोटा होगा। सर छोटा तो होने से रहा पर बराबर तो है, तो हमारा जो ये कंडीशन है ये फुलफिल तो हो रही है ना भाई। या तो छोटा हो, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, यानी कि या तो छोटा हो या बराबर हो।
और सारे रियल नंबर खुद के बराबर ही होते हैं, तो हर रियल नंबर खुद के तो बराबर ही होगा, चाहे वो कोई भी हो, रूट में हो या फिर नॉट रूट में, यानी कि रैशनल हो इरैशनल हो, कैसा भी नंबर हो खुद के तो बराबर ही होगा। तो ये कन्फ्यूज़ मत करना, कैसा लेस देन थोड़ी होता है कोई भी नंबर खुद से। तो मैंने कहा उसने ये थोड़ी कहा कि लेस देन ही होना चाहिए, रिलेशन में ये बोला ग्रेटर नहीं हो, यानी कि या तो छोटा हो या बराबर हो, इसका ये मतलब होता है। तो ग्रेटर तो कोई भी नंबर खुद से हो नहीं सकता, कोई भी नंबर खुद से छोटा भी नहीं हो सकता, हर नंबर खुद के बराबर ही होता है। तो यानी कि ए कॉमा में हमेशा रिलेशन में होंगे, ठीक है, सारे रियल नंबर्स ए के लिए। तो हमने जनरली प्रूव कर दिया, जनरलिटी में प्रूव कर दिया सब रियल नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू है, विच इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वो जिस सेट पर डिफाइंड है उसके सारे नंबर्स खुद से क्या हो, रिलेटेड हों। सिमेट्री की बात करते हैं। सर देखिए, अब सिमेट्री इसमें क्वेश्चन में साफ बोला है कि ट्रांजिटिविटी है लेकिन सिमेट्री नहीं हो, दिख भी रहा है क्लियरली 1,2 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज़ लेस देन टू 2, 1 छोटा है 2 से तो 1,2 आर में बिलोंग करेगा, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 2 इज़ नॉट लेस देन टू 1, या फिर लिख सकते हो एज 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो आप क्या बोलोगे, 1,2 तो आर में है, 2,1 आर में नहीं है, विच इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिविटी की बात करें बेटा, और हमको पता ट्रांजिटिविटी तो है, पर देखते हैं कैसे हैं। लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड नहीं आता कॉमा आएगा। तो मान लो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर आर में हैं, यानी कि ए कॉमा बी भी रिलेटेड हैं और बी और सी भी आपस में रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जो ए है या तो वो इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है तभी रिलेशन में है, एंड जो बी है वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी रिलेशन में। अब गधों वाली बात तो है नहीं, तो इंसानों वाली बात है कि अगर कोई नंबर बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए बी सी से छोटा होगा, या फिर अगर मान लो ए बी से छोटा है लेकिन बी सी के बराबर है तो ए बी सी से छोटा है। यानी कि मैं तीनों कैसे समझा देता हूँ, इसका मतलब समझ लो, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो अपन रैंडम केसेस देखते हैं। मान लो कि हो सकता है एक ऐसा केस बन रहा है कि ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, ए लेस देन बी है, बी इक्वल्स टू सी है, ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, और ए इक्वल्स टू बी है और बी लेस देन सी है। ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि रिलेशन में रहने के चारों तरीके, ये चारों के चारों ही, ये चारों बातों के लिए ए कॉमा भी रिलेशन में होगा, जो मैंने यहाँ भी समझाई थी कि या तो बराबर हो या छोटा हो। वैसे ये चारों बातों के लिए ये जो है बी कॉमा सी ये भी रिलेशन में होगा। अब ये दोनों एक साथ रिलेशन में हैं तो इनके भी होने के चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मान लो कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, मैं अपने बड़े भैया से छोटा हूँ, मेरे बड़े भैया पापा से छोटे हैं, तो मैं तो पापा से छोटा हूँ ही सही। तो ये तो कंडीशन आपकी हो गई सही। मैं भैया से छोटा हूँ और भैया दीदी के जस्ट बराबर है तो मैं दीदी से भी छोटा हो गया, ये कंडीशन भी गई। मैं भैया के बराबर हूँ और जो भैया हैं वो दीदी के बराबर है तो मैं भी दीदी के बराबर हूँ। मैं किसी दूसरे रैंडम फ्रेंड के बराबर हूँ उम्र में, और मेरा जो रैंडम फ्रेंड है वो किसी तीसरे बंदे के बराबर है, तो वो और तीसरा बंदा भी बराबर में है। तो अगर हम दोनों भी बराबर में हैं तो ये भी रिलेशन में है। अगेन ए और सी रिलेट हो गए आपस में। मैं मेरे एक फ्रेंड के बराबर हूँ और मेरा फ्रेंड अपने बड़े भाई से छोटा है, मैं फ्रेंड के बराबर हूँ, फ्रेंड अपने बड़े भाई से छोटा है तो मैं भी उसके बड़े भाई से छोटा ही होऊंगा, तो ए भी तो छोटा हुआ। अगेन ए भी छोटा हुआ तो अल्टीमेटली ए सी से छोटा ही होगा। तो चारों ही कंडीशन में आपकी ट्रांजिटिविटी मेंटेन्ड है। तो ये दोनों मिलकर क्या इंप्लाई करेंगे, दैट ए विल बी आइदर लेस देन और इक्वल्स टू सी, विच इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, विच इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आया? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से पॉज करो, नोट कर लो। तो आई होप नोट कर लिया होगा। तो नोट करने के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई आर वेर आर इज़ द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और ये मैंने इस पर स्टार लगा रखा, तो मैंने बताया था ना स्क्वायर वाले क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगेन बोर्ड पे आ जाते हैं। तो आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है,
तो सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। और मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी कि इसको अगर गलत प्रूव करना है तो एक एग्जांपल चूज़ कर लो, गलत हो जाएगा। और ये हमको पता है कि ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री तो सीधा सीधा दिख रही है। ट्रांजिटिविटी आप देखोगे ना, कोई भी एग्जांपल ले लेना, 90% एग्जांपल इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बताएंगे। बट हम जानते हैं कि अगर किसी एक के लिए भी ये गलत हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको पता है कि ये ट्रांजिटिव हो तो सबके लिए हो, यानी कि अगर नहीं है तो आपको गलत एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे, उनमें से एक मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो एग्जांपल्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा के रखा है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो इसमें तो वही घसा पटा एग्जाम्पल चला लेंगे। वी नो दैट 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब। हमें चाहिए लेस देन या इक्वल टू हो, लेकिन इससे ग्रेटर देन हो जाए। हमने वहाँ पर भी 1/2 का एग्जाम्पल लिया था, है ना भाई। 1/2 क्या है 0.5, और ये 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, जो कि 0.125 होगा। ऑब्वियसली 0.5 बड़ा है तो छोटा नहीं हुआ, विच इम्प्लाइज दैट 1/2, 1/2 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिलेशन अंडर दिस रिलेशन। ये 1/2 और इसको ऐसे बोलेंगे दैट 1/2 एंड 1/2 इज़ नॉट रिलेटेड अंडर द रिलेशन आर। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। मैंने बताया भी था चैप्टर की स्टार्टिंग में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 से रिलेटेड नहीं है, और अगर होता तो इसको ऐसा लिख लेते। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं अंडर द रिलेशन आर। तो ये रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सर सिमेट्री चेक कर लें। सिमेट्री वापस से वही वाला एग्जांपल ले लो आप, 1 और 2 वाला। क्लियरली 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, या फिर लेस देन ही लिख लो, 1 इज़ लेस देन टू 2 का क्यूब, विच इम्प्लाइज दैट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 इज़ नॉट देन 1 का क्यूब। 2 तो बड़ा होता है ना भाई, विच इम्प्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और हमारी सिमेट्री की डेफिनेशन कहती है दैट इफ़ a relation is called symmetric relation if and only if a, b belongs to R will imply that b, a also belongs to R for all a, b belongs to the given set, जिस पर भी आपका रिलेशन डिफाइंड है। अभी किस पर डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे। तो सर एक रियल नंबर के पेयर के लिए तो मैंने बता दिया कि ये नॉट सिमेट्रिक है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए सर ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का मेन पर्पस है, जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन पे स्टार लगाया। भाई तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले वाले एग्जांपल की बात करते हैं। पहले हमने लिया था 3, 4, -3 और 1 लिया था। यहाँ रख के देख रहा हो तुम, 4 को रखो, 4 इज़ लेस देन टू -3 का क्यूब। पहली बात तो ये गलत हो गया, क्योंकि -3 का जो क्यूब है वो -27 होगा, तो 4 तो उससे बड़ा ही होता है। तो पहली बात तो यही गलत हो गया। जब आपका a, b ही नहीं है तो उसको आप किसी और के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो तुम्हारा पुराना एग्जांपल तो नहीं चलेगा। अब तो सर ऐसा एग्जांपल ढूंढो जो ट्रांजिटिव ना हो, क्योंकि आपके 99% एग्जांपल ट्रांजिटिव मिलेंगे इस केस में। तो जो एग्जांपल है वो याद रखना, लेट 3, 3/2 बिलोंग्स टू R एंड 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज दैट बिलोंग्स टू आर। दैट इज़ यानी कि जो 3 है वो तो छोटा है 3/2 के क्यूब से, एंड 3/2 है वो छोटा है 6/5 के क्यूब से। अब ये क्या लिखा है पहले समझ लो, और तुम पूछोगे आपको कैसे पता छोटा है, या बता देता हूँ भाई। 3 है, अभी 3/2 का क्यूब क्या होगा, 27/8। 27/8 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट से तो 3 छोटा ही होगा। तो ये तो समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं, 3/2 छोटा होगा 6/5 के क्यूब से। 6 का क्यूब होगा 36, 5 × 180, तो 216, और 5 का क्यूब होगा 125। ऑब्वियसली 125 का डबल होता है 250, और 250 भी पूरा नहीं है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1.5 से भी छोटा होगा, 1.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो ये नियरली 1.7, 1.8 के आसपास आएगा ये फ्रैक्शन, और ये होता है 1.5। तो ऑब्वियसली 1.5 छोटा होता है 1.7 या 8 से। तो आपका a, b तो R में है और b, c भी R में है, लेकिन बट 3 इज़ ग्रेटर देन 6/5 का होल क्यूब।
तो आपको ये लग रहा होगा कि सर 3 और 1 6/5 ये भी रिलेशन में होने चाहिए, बट मैंने बता दिया कि नहीं सर, 3 छोटा नहीं होता, 6/5 के क्यूब से बड़ा होता है। क्योंकि आप देखो 6/5 का क्यूब अभी क्या निकाला, 1.67 के आसपास निकाला था, 1.7 1.8 मान लो, अरे 2 मान लो, 3 तो क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है। तो अगर a, b R में है और b, c भी R में है, तो a, c R में लाए नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा कि जो 3, 6/5 है, it does not belongs to R, which further says that R is not transitive। तो यानी कि अंत में हमें ये पता चला कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। जैसा कि इसके जो स्क्वायर वाला जो भाई था, इसका दूसरा क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो एग्जाम्पल्स दोनों ही क्वेश्चन में ट्रांजिटिव के याद रखने हैं। वहाँ पर था 4 - 3 वैसे वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, बट यहाँ बनाने में दिक्कत आई। मैं बनवा सकता हूँ इसके भी, पर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। तुम्हें अगर दिमाग में कैलकुलेशन करनी आती है, क्योंकि तुम्हें क्यूब कैलकुलेट करना है, तुम बोलोगे सर ये तो हम कर लेते हैं, क्लास 12th में आ गए। मैंने कहा क्यूब से ही काम नहीं चलेगा। क्यूब के बाद वो जो रेशियो आएगा ना, वो तुम्हें दिमाग में करना आना चाहिए कि कितना बैठ रहा है। यहाँ तो आसान था कि 8 3 24, तो 3 से बड़ा ही होगा, बट यहाँ आ गई ना फिर दिक्कत। ये 1.5 है और ये पूरा 2 भी नहीं बैठ रहा, तो कितना बैठेगा। तो एक्चुअल डिवाइड करने मत बैठ जाना, वहाँ पर टाइम बचेगा इस चीज़ से। समझ में आया बेटा? तो अगर तुम फ्रैक्शन सोच सकते हो, और इसके एग्जाम्पल फ्रैक्शंस में मिलेंगे, ये भी समझा दूँ मैं, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। आई होप नोट कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Let L be the set of all lines in a plane and R be a relation in L, which is defined as the set of all L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये आपके NCERT के चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। अच्छा एग्जाम्पल है, और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे जो पढ़ाने का पैटर्न है उसमें मैं क्वेश्चन रेलिवेंस के हिसाब से करवाता हूँ, ठीक है। जब मुझे मिल जाता है कि इस टॉपिक पे और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे किसी और किताब में, तो फिर मैं NCERT में जो ऑर्डर है उसको फॉलो करता हूँ। फिर भी जब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के बाद और NCERT में जो क्वेश्चन दिया उसके बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए, तो फिर मैं वापस से उस पर आ जाता हूँ। तो यही मेरा पूरा पैटर्न रहेगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अपन हायर लेवल पर चलेंगे, ठीक है। बुक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वो अचानक से एब्रप्टली लेवल ऊँचा नीचा कर देते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक सेट है L जो ऑल लाइंस का है, जितनी भी तरह की लाइंस होती हैं उसका एक सेट है एक प्लेन में। इस वर्ड को याद रखना, अभी आगे बताऊंगा इसका मीनिंग, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैं इग्नोर कर देता हूँ एग्जांपल्स में, क्योंकि NCERT में 2 लाइन में एग्जांपल करवा रखा है 2 लाइन का ही, लेकिन मतलब है कुछ उस वर्ड का। सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिक बताओ, लेकिन ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव मत बताओ, क्योंकि है ही नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सर क्लियरली कोई भी लाइन कभी खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी, बल्कि ओवरलैप करी हुई होगी, ठीक है, तो पैरेलल में आती है वो। तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है। नो लाइन कैन बी, ये लिख लेना वर्ड है ना, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ये इस तरह का एग्जाम में मत लिख के आना, पूरा वर्ड लिख के आना पड़ेगा। नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ विच इम्प्लाइज दैट L1, L1 does not belongs to R for any L1 belongs to L। यानी कि L1, L1 कभी भी R में बिलोंग नहीं करेगी। किसी भी लाइन के लिए कोई भी लाइन खुद से रिलेटेड नहीं होगी, एटलीस्ट अंडर दिस रिलेशन, चाहे वो कोई भी लाइन हो पूरे सेट L के अंदर, ठीक है। तो L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एनी L1 बिलोंग्स टू L। किसी भी लाइन के लिए जो L में लाई करती हो वो खुद से रिलेट नहीं करेगी, कम से कम इस रिलेशन के अंदर तो नहीं करेगी। विच एम्प्लाइज दैट R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव होता तो रिलेट करनी चाहिए थी। सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन ने बोला है क्लियरली L1 परपेंडिकुलर टू L2 इम्प्लाइज दैट L1, L2 बिलोंग्स टू R। यानी कि अगर कोई लाइन L1 दूसरी किसी लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो वो रिलेशन में बिलोंग करेंगी, यही तो क्वेश्चन है ना। विच इम्प्लाइज दैट L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। या इसको लिखने का सही तरीका बताऊँ तुम्हें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें समझ में भी आएगा। L1, L2 belongs to R implies that L1 is perpendicular to L2। अगर ये लाइन, ये पेयर रिलेशन में है तो मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा कि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के।
ये L1 है, ये L2 है, 90 डिग्री है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L2, L1 भी R में लाई करेगा, विच इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। क्योंकि L1 L2 तो कोई स्पेसिफिक लाइन थोड़ी थी, तुमने जनरल लाइन जिस ली थी, तो किन्हीं भी दो जनरल लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर है वो सिमेट्री को फॉलो कर रही हैं इस रिलेशन के अंदर, तो तुमने बोल दिया R सिमेट्रिक है। अगेन जनरलाइजेशन आ गया, तुमने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, प्लेन। इसका मतलब समझाता हूँ। लेट L1, L2 एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। सुनना, which implies that L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। ठीक है, यानी कि L1 तो L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, which implies that L1 is parallel to L3। भाई आपकी लाइन प्लेन में है, समझना। अब ये जो प्लेन वाला एग्जांपल है ना, ये वर्ड ये अब समझ में आएगा। अगर कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है और जो L2 है वो किसी दूसरी लाइन L3 के परपेंडिकुलर है, तो बेटा L1 L3 तो आपस में पैरेलल ही होंगे, विच इम्प्लाइज दैट L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। यानी कि L1 L2 है, L2 L3 है, पर L1 का L3 के साथ रिलेशन नहीं है, यानी कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अभी पूरा नहीं हुआ सवाल, ये जो मैं प्लेन कर रहा हूँ इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा था कि प्लेन को मैंने सर्किल क्यों करवाया था। अब समझो, ये एक प्लेन है, बोर्ड भी एक पूरा प्लेन है। आप प्लेन के अंदर कोई भी एग्जांपल मुझे लाके दिखा दो जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती हो, आपको अल्टीमेटली ये कंडीशन मिलेगी। मतलब अगर आप L1 को L2 के परपेंडिकुलर बताते हो और L2 को L3 के परपेंडिकुलर बताते हो, तो एक प्लेन में जो L1 है वो अल्टीमेटली L3 के पैरेलल ही होगा। मतलब प्लेन के अंदर तो आप कभी ट्रांजिटिव हो नहीं सकते। बट अगर यह 3D लिखा होता, यानी कि ये जो सेट है ये उन लाइंस का सेट होता जो 3D में, तो 3D में तो लाइन हवा में कैसी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव वहाँ भी नहीं होते, लेकिन वहाँ पर कुछ पेयर्स ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर सकते थे। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका 3 डायमेंशनल स्पेस। आप जिस भी रूम में बैठे उस रूम के किसी कॉर्नर को देखना, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस और एक होती है z एक्सिस। अब आप देखना, x z के परपेंडिकुलर, x y के परपेंडिकुलर होती है। बना के दिखा देता हूँ, x एक्सिस y के परपेंडिकुलर होती है और जो y एक्सिस है वो z के परपेंडिकुलर होती है। ये z बोर्ड से बाहर आती हुई है, ये तो दिखानी पड़ती है ऐसे, है ना, ये बोर्ड से ये है बाहर, तो आप देख सकते हो x y के परपेंडिकुलर, y z के परपेंडिकुलर, तो z भी x के परपेंडिकुलर है, हो गया ट्रांजिटिव। बट सारी लाइंस तो ऐसी नहीं होगी 3D में भी, 3D में भी कुछ ऐसी लाइंस होगी, क्योंकि 3D में प्लेन भी तो आता है, लाइंस होंगी इस तरह की। तो फिर वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई प्लेन के अंदर तो ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता था। बट अगर 3D में आ जाए, और ये MCQ में पूछा हुआ सवाल है, आई थिंक मैंने शायद किसी टेस्ट में पूछा होगा, तो ये सवाल पूछा था कि भाई 3D सेट है यहाँ पर और बच्चे रट के गए थे प्लेन के हिसाब से, क्योंकि मैंने NCERT करवाई थी उस टाइम तक, तो मैंने 3D में पूछा, फिर मैंने ऑप्शन दिया था कि कैन बी ट्रांजिटिव फॉर सम पेयर्स, तो बच्चों ने कहा इट विल नेवर बी ट्रांजिटिव, वो गलत हो गया। इट कैन बी ट्रांजिटिव फॉर सम पेयर्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं, तो इनके लिए आपका ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा। तो आई होप ये वर्ड जो प्लेन मैंने अंडरलाइन करवाया था, सर्किल करवाया था, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, एंड आई होप अब आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो भाई चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ऑफ 1, 2, 3 given by R is equals to the 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो यार बेटा ये तो क्या ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से बोर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में रिलेशन दिया है 1, 2 और 2, 1 और ये किस सेट पे है 1, 2, 3 पे। हमसे पूछा है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सर जल्दी से रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिविटी clearly 1, 1 does not belongs to R, which implies that R is not reflexive। रिफ्लेक्सिविटी शो कर दी। फिर ये कहता है कि सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल है। clearly 1, 2 belongs to R implies that 2, 1 belongs to R, which implies that R is symmetric। अगेन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है।
भाई आप कह सकते हो 2,3 भी तो रिलेशन का पार्ट हो सकता था, बट जब रिलेशन का पार्ट है ही नहीं, हो सकता था इज़ अ डिफरेंट थिंग, है क्या नहीं। अगर 2,3 होता तब तुम मुझसे कहते कि सर 3,2 की बात करो, 1,2 है तो उसके बदले 2,1 तुम्हें मिल रहा है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में भी यही होता है। अब ट्रांजिटिव में 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 नहीं है क्लियरली। अगेन यहाँ पर भी क्लियरली 1,2, 2,1 बिलोंग्स टू R, बट 1,1 does not belongs to R, which implies that R is not transitive. So I hope this solves the purpose. ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 6 था और कुछ खास नहीं था, तो जल्दी से उतार लें इसको। आई होप उतार लिया होगा, इसमें तो कुछ उतारने लायक है नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाएं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखने लग गया होगा। लेट अ रिलेशन R 1 on the set of real numbers be defined as a comma b belongs to R1 if 1 plus ab is greater than 0 for all a comma b belongs to real numbers. Show that R1 is reflexive and symmetric but not transitive. ठीक है भाई, जल्दी से बोर्ड पे आ जाओ। तो रिलेशन की डेफिनेशन इसने इस प्रकार से लिख के दी है कि भाई a comma b कोई भी पेयर है वो R में तब लाई करेगा अगर 1 plus ab ग्रेटर देन 0 हो, और डबल वे इम्प्लीकेशन का साइन है, तो यानी कि a कोमा बी तो R1 में तब लाई करेगा जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, एंड 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन अगर 0 है तो वो a कोमा बी में a कोमा बी R में लाई करेगा। समझ में आया? तो ये डबल वे इम्प्लीकेशन है, यानी कि इससे तो ये पता पड़ता है और इससे ये पता पड़ेगा। अब रिलेशन का नाम R1 क्यों दिया है? बिकॉज इट इज़ ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए R1 से किया है। तो आप पूछोगे सर अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये किसी रेफरेंस बुक में से उठाया मैंने क्वेश्चन, तो वो ध्यान रखती इन बातों का, आपकी NCERT ध्यान नहीं रखती, क्योंकि फिर NCERT लिख के भी नहीं देती। NCERT साफ रियल नंबर्स लिख के दे देती। इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे तो लेट अ रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स, तो उसने रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करा है, तो उसने फिर बाकायदा इज्जत से रिलेशन को R1 से कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि a कोमा बी R में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स हैं, तो आपको ये बताना है कि R1 रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, और ये दिख भी रहा है। चलिए करते हैं, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्लियरली कॉमा 1 प्लस a डॉट a इज़ ग्रेटर देन 0, 1 प्लस a डॉट a इज़ ग्रेटर देन 0 विच इम्प्लाइज दैट a कोमा a बिलोंग्स टू R1। सर ऐसा कैसे बोल दिया? तो मैंने कहा यहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, इस लाइन के जस्ट सामने सिंस करके रीज़न लिखना पड़ेगा। सिंस a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स a। भाई ये a कोमा a रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए a कोमा b की जगह a कोमा a रखोगे, तो यहाँ पर 1 प्लस a डॉट a विच इज़ 1 प्लस a स्क्वायर होगा। अब आपको पता है कि a स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा या तो 0 होगा या उससे बड़ा ही होगा, और उसमें 1 ऐड कर दोगे दैट 1 प्लस a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे तो अगर ढंग से देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है, बट स्टिल मान लो तो क्योंकि अगर a स्क्वायर ही 0 से बड़ा है तो उसमें तो तुम 1 ऐड ही कर रहे हो, तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ही होगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। समझ में आएगा? तो रीज़न लिख दोगे, तो अगर आपका 1 प्लस a डॉट a इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि आपका रिलेशन में वो लाई करेगा, आपके रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए a कोमा a तो R में बिलोंग करेगा। सो a कोमा a बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल रियल नंबर्स विच एम्प्लाइज दैट R इज़ रिफ्लेक्सिव। सर सिमेट्री की बात करें, क्वेश्चन ये भी कहता है कि R सिमेट्रिक होगा। लेट a कोमा b बिलोंग्स टू R1, मान लो भाई a कोमा b R1 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये चेक करने की क्या है b कोमा a भी करेगा, क्योंकि अगर b कोमा a कर जाता है, a कोमा b कोई जनरल पेयर है ना, तो जनरल पेयर के लिए अगर ये R1 में बिलोंग करता है विच एम्प्लाइज दैट 1 प्लस a डॉट b इज़ ग्रेटर देन 0। तो भैया मुझे एक बात बताओ, b डॉट a भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, सिंस a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b। अब भाई जिनको ये समझ में नहीं आया, ये क्लास 6 में समझाया जाता है कि दो रियल नंबर्स के लिए a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से करो, एक ही बात है। 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 ही होता है, तो a डॉट b वही होगा जो b डॉट a होगा। तो अगर ये कचरा 0 से बड़ा है तो ये कचरा भी 0 से बड़ा आएगा।
लेकिन बी डॉट ए करने से फ़ायदा क्या मिल गया कि अब तुम ऐसा लिख सकते हो, यानी कि बी कॉमा ए भी तुम्हारा R1 में बिलोंग कर रहा है। तो तुम चाहो तो बड़ा प्रोफेशनली एक लाइन लिख सकते हो दैट क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज दैट बी, मैं लिखे देता हूँ इस बार, क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 implies that b comma a belongs to R1 for all real numbers a and b, which implies that R is symmetric। ये तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी ना भाई कि नहीं थी। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लें। अब क्वेश्चन में साफ दिया हुआ कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो तुम्हें तो सिर्फ एग्जांपल, अब तुम्हें दिखाना है कि नहीं है, तो तुम्हें कोई एग्जांपल उठाना है। तो चलिए एग्जांपल उठा लेते हैं अपन। ट्रांजिटिविटी, अब चलिए कोई एग्जांपल सोचते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आपको ग्रेटर देन 0 दिखाना है, ठीक है। तो कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको। लेट 1,1/2 बिलोंग्स टू R1 आएगा, ठीक है। रिलेशन का नाम R1 है यहाँ पर। लेट 1/2 बिलोंग्स टू R1 1,1/2 एंड 1/2 -1 बिलोंग्स टू R2। देन ढंग से देखना भाई, 1 + 1 × 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0। इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1/2 1 + ½ ग्रेटर देन 0 होता है। ऑल्सो 1 + 1/2 × -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ½ × -1 क्या होगा? -½ 1 - ½ क्या होता है? ½ ग्रेटर देन 0। नहीं आया समझ में भाई? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ½ तो 1 में ½ जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, 0 से बड़ा है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -½ यानी कि -½ एक में से आधा गया तो आधा तो बच रहा है ना, तो +½ बचेगा, ग्रेटर देन 0 है। बट अब तुम्हें चेक करना है 1 - 1 लाई करता है क्या। बट 1, -1 does not belongs to R1 as 1 + 1 × -1 is not greater than 0। भाई आप देखो ना, मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को, -1 आएगा तो 1 - 1 0 हो गया। और तुम्हें यहाँ कहीं इक्वल का साइन दिख रहा है क्या? नहीं, तो हमें तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए था, और ये तो सीधा सीधा क्या हो गया? 0 ही हो गया। तो यानी कि आपकी जो डेफिनेशन है उसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये कह सकते हो कि सर 0 ही तो है, 0 से बड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैंने कहा पर बेटा मैं तो बड़ा मांग रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, विच एम्प्लाइज दैट R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा। और ये हमारे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था आज का। मुझे उम्मीद थी उससे जल्दी ख़त्म हो गया ये लेक्चर। मैं आगे और भी क्वेश्चंस है 13, 14, 15 वो करवा सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा सा एक गियर ऊपर चले गए। अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इसमें या तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांसिटिविटी ऐसे रैंडमली चेक करवा रहे हैं, या कुछ सिमेट्रिक है कुछ ऐसा नहीं है। अभी तक मैंने इक्विवेलेंस जो वर्ड है उसकी बात नहीं करी है। अब सवाल कैसा आएगा? इन्हीं सवालों को ऐसा पूछा, इस सवाल को ऐसा पूछा जा सकता था, चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस और नॉट। अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इक्विवेलेंस होना है तो तीनों होना चाहिए। अब ये 2 तो है, तीसरा नहीं है, तो लास्ट में क्या लिख दोगे? हैंस द गिवन रिलेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंस। क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो तीनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंस। तो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो वैसे होंगे, तो अब वो नेक्स्ट लेक्चर से करवाएंगे। तो लेक्चर नंबर 05 होगा आई थिंक। उसमें NCERT के बचे हुए क्वेश्चन और बची हुई जो भी NCERT एक्सरसाइज 1.1 है पूरी कंप्लीट करा दूंगा मैं पूरा, चाहे कितना ही लंबा हो जाए, 1 घंटे के आसपास ही जाएगा। और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे मिलेंगे इक्विवेलेंस के ऊपर बाकी बुक्स में से, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और अगर बच जाते हैं क्वेश्चन तो हम एक लेक्चर 06 भी लेंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम आलसी हो, तुम कोई भी किताब नहीं लगाओगे तो NCERT हो, चाहे RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, S चंद हो, प्रदीप हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, अगर तुम नहीं भी लगा रहे हो तो मैं उन सबकी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर ही करवा दूंगा, चाहे 1-2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा हो जाए। फिर तुम्हारे पास भी चॉइस है, यार लेक्चर देखो नहीं देखो, तुम चाहो तो स्किप कर दो, तुम्हें लगता है कि इनफ क्वेश्चंस हो गए तो स्किप कर दो, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो। सो आई होप नोट हो गए होंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स को स्किप करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है, और बस इतना ही कहना था मुझे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।